है एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जून के करंट अफेयर्स। आज हम इंडेक्स और कुछ रिपोर्ट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको शॉर्ट न्यूज़ भी मिलेंगी, हेडलाइंस भी मिलेंगी, जिससे आप आसानी से पूरे सीए को रिवाइज कर सकते हैं और बहुत आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने के अलावा आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम के अलावा एप्लीकेशन से भी, परचम एप्लीकेशन से भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी देखेगा, जिसका आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम 9 जून के करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करेंगे आज का एक इंडेक्स। क्या है वो इंडेक्स? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। कौन सा इंडेक्स है? फसई ने इसको रिलीज किया है। फसई ने इसे रिलीज किया है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, और ये 5 नंबर का एडिशन है, 5th एडिशन है। इस इंडेक्स की शुरुआत 2018-19 में की गई थी और ये 5वां संस्करण है। इसमें लार्ज स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया है केरला ने, फिर सेकेंड नंबर पे पंजाब और थर्ड नंबर पे आपको तमिलनाडु देखने को मिल रहा है। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने रिसेंटली 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज किया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसमें लार्ज स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया है केरला ने, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का नंबर आता है। वहीं स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा, मणिपुर एंड सिक्किम है। यूटी की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ है। ठीक है, 6 अलग अलग जो फूड सेफ्टी इंडेक्स होते हैं या फिर 6 अलग अलग जो फूड सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं, उनके आधार पे इन स्टेट की रैंकिंग की गई है। और एक रैपिड फूड टेस्टिंग किट को भी लॉन्च किया गया है, पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये हर साल पब्लिश किया जाता है बाय द फसई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ पर्सन के बारे में। 2 या 3 पर्सन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली पर्सन है जो कि इंडियन आर्मी की फर्स्ट वीमेन ऑफिसर बन गई हैं, जो लीड कर रही हैं मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन को। आइए इनका नाम हम समझते हैं। तो इनका नाम है कर्नल सुचिता शेखर। सुचिता शेखर हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू कमांड द कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन इन इंडियन आर्मी सर्विसेज। इसके कारण एक जेंडर इक्वलिटी को भी एक माइलस्टोन हम अचीव कर पाते हैं इंडियन आर्मी के सेक्टर में। और इंडियन आर्मी के सेक्टर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन को ज्वाइन करने वाली ये पहली महिला है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई चेन ऑफ द फुली ऑपरेशन नदन कमांड। अगली जो पर्सन है, हो सकता है कई सारे स्टूडेंट ने इनको देखा भी हो। देखा मतलब ऐसे नहीं कि मिलने गए हो, न्यूज़ में देखा हो। हालांकि आजकल डीडी न्यूज़ तो कोई देखता नहीं है। हमारे समय में तो वो डब्बा होता था छोटा सा, ब्लैक एंड वाइट, और उसमें सिर्फ एक ही चैनल होता था, विच इज़ दूरदर्शन। ठीक है, तो हमारी तो बहुत सारी यादें हैं इस चैनल के साथ। आइए हम बात करते हैं दूरदर्शन न्यूज़ एंकर के बारे में, जिनका नाम है गीतांजलि अय्यर, और इनका निधन हो गया है। शी वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटेटर। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो अवार्ड विनिंग दूरदर्शन न्यूज़ एंकर गीतांजलि अय्यर passed away recently. She was the India's first English female news presenter on the national broadcaster दूरदर्शन। इन्होंने दूरदर्शन को 1971 में ज्वाइन किया था और 4 बार इन्हें बेस्ट एंकर का अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड आउटस्टैंडिंग वीमेंस 1989 भी दिया है। इन्हें आप कई सारे एडवर्टाइजमेंट और एक्ट वगैरह में देख सकते हैं। अगले पर्सन है, एक्चुअली द हिंदू का आर्टिकल था, तो ये पर्सन न्यूज़ में चल रहे थे तो मैंने इनको कवर कर लिया। हम एक ऐसे ट्राइबल फार्मर के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक पूरा जंगल तैयार कर दिया। आइए हम बात करते हैं दामोदर कश्यप जी के बारे में। 74 ईयर ओल्ड ट्राइबल फार्मर हैं ये, ट्राइबल ग्रीन वॉरियर दामोदर
कश्यप, इन्होंने 400 एकड़ की जो ज़मीन थी अपने गांव की उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया फॉरेस्ट में। मतलब इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने वहाँ पे फॉरेस्टेशन किया और लोगों को भी बोला है कि जंगलों को लगाना कितना ज़रूरी है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एंड फाइन पॉलिसी को ये लगाते हैं अगर कोई भी डिफॉरेस्टेशन करता है, मतलब पेड़ों की कटाई करता है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह को भी डिप्लॉय करके रखा हुआ है, वो लोग चेक करते हैं इस पूरे एरिया में कोई जंगलों की कटाई तो नहीं कर रहा है, इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है। इसलिए इन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। सबसे खास बात है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा क्लास 9th की जो सोशल साइंस का टेक्स्ट बुक है ना, उसमें एक चैप्टर जो है वो दामोदर कश्यप जी के बारे में भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम वन स्टूडेंट वन ट्री। इस कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय AICTE। क्या है ये कैंपेन, आइए हम देखते हैं। तो AICTE के द्वारा, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनके द्वारा रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन। और इसकी मदद कौन कर रहा है? UGC भी इनकी मदद कर रहा है, जिससे लोगों में जो लाइफ मिशन शुरू किया है उसके बारे में अवेयरनेस दिलाई जा सके। लाइफ मिशन क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इस चैलेंज से जोड़ने का मकसद है। तो यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो सेलिब्रेशन था अक्रॉस द कंट्री, उसमें लोगों को ये मैसेज स्प्रेड किया गया अबाउट द लाइफ मिशन। ठीक है, इसके अलावा गाइडलाइंस भी जारी की गई कौन कौन से एरिया में? क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे BSNL। हमारे कंट्री में BSNL की क्या हालत है, ये बात तो आपको भी पता है, आपसे भी छुपी नहीं है। अच्छा, कोई है ऐसा जो आज भी BSNL का सिम यूज़ कर रहा है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं बहुत पहले यूज़ किया करती थी, मतलब मेरा जो फर्स्ट फ़ोन आया था उसमें जो सिम थी ना वो BSNL की थी। उसके बाद मैंने कभी यूज़ नहीं की, क्योंकि कभी इसका नेटवर्क ही नहीं मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है इसको रिवाइव करने के लिए, इसलिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा 89,000 करोड़ रुपीस का रिवाइवल पैकेज दिया है। किसे? BSNL को। आइए हम पूरी कहानी को समझते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 3rd रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL। कितने अमाउंट का? 89,000 करोड़ रुपीस का ये रिवाइवल पैकेज है। 4G एंड 5G स्पेक्ट्रम भी यहाँ इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ पे किया है, जिसके कारण BSNL की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो इंक्रीज होके 2,10,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर हो गई है। BSNL will emerge as a stable telecom service provider focused on providing connectivity in the remotest part of the country। इसका मकसद क्या है कि जो रिमोटेस्ट एरिया है हमारी कंट्री के, उनको भी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ये 3rd नंबर का रिवाइवल पैकेज है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने BSNL को दिया है। पहला जो पैकेज था वो 2019 में दिया था 69,000 करोड़ रुपीज़ का। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है एंड पेड अप कैपिटल क्या होती है, आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ओके, तो देखिएगा, ये पानी का एक गिलास है, दिख रहा है। तो इसकी इस कोई भी पानी की गिलास है, या फॉर एग्जांपल मेरी ये जो पानी की बॉटल है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है? कितना, जितना बॉटल है उतना पानी मैं इसमें भर सकती हूँ, ऐसा ही बात है ना। तो जितना पानी मैं भर सकती हूँ वो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है कि मैक्सिमम लिमिट तक ये कहाँ पहुँच सकता है। ओके, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल इज लाइक द कंटेनर दैट होल्ड द वाटर। ये कंटेनर जो है जिसमें पानी भर सकते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर अ कंपनी कैन इशू। मतलब इतनी कैपिटल के शेयर कंपनी इशू कर सकती है, और उसको फर्दर अगर अपने शेयर्स को इंक्रीज करना है, ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए से गवर्नमेंट को फी भी देनी पड़ेगी, और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भी अप्रूवल लगता है। अब इस ग्लास में जितना पानी भरा हुआ है, इस ग्लास में, इस कंटेनर में जितना पानी भरा हुआ है वो क्या है? पेड अप कैपिटल है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसके पास पूरा पैसा हो, है ना। तो जितना पानी इसमें भरा हुआ है वो क्या है? पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल इज लाइक द वाटर इन द कंटेनर, इट इज अमाउंट ऑफ द शेयर द कंपनी हैज इशू टू इस शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं वो आपका पेड अप कैपिटल होता है। मैक्सिमम जितने कर सकता है वो ऑथोराइज्ड है, और जितने किए हैं वो क्या है? पेड अप कहलाता है। कभी भी पेड अप कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो ये डिफरेंस होता है। आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया हो। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वापस से मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर हमारा जो रेपो रेट है उसमें RBI के गवर्नर के द्वारा कोई भी चेंज नहीं किया गया।
तो हमारा रेपो रेट क्या है 6.5% है। तो अब जो हम मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो CHSL का पेपर होगा ना वो जुलाई या अगस्त में होगा, उसके पहले कोई और मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी की नहीं होनी है। तो इस डेटा को फिलहाल के लिए आप एकदम फिक्स्ड मान लो, अगर आपका पेपर जुलाई अगस्त में हो रहा है। हाँ, उसके बाद अगर पेपर हो रहा है तो फिर से एक बार मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। फिलहाल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो रेपो रेट है वो अनचेंज रहेगा, विच इज 6.5%, और GDP ग्रोथ जो फॉरकास्ट है वो भी 6.5% रहेगा। फिर SDF क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो कि MSF बराबर होता है बैंक रेट के, और ये दोनों कितने रहेंगे 6.75% रहने का अनुमान है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है हमारे पास 595.1 बिलियन डॉलर का, ये हमारे पास अभी 2 जून की कंडीशन में इतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। मुंबई रिमेन्स इंडिया मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर द एक्सपेट। एक सर्वे रिसेंटली किया गया और उसमें बताया गया कि जो प्रवासी हैं, मतलब जो नेटिव है हमारी कंट्री के लोग हैं लेकिन वो भारत में नहीं रहते, किसी दूसरी कंट्री में निवास करते, दूसरी कंट्री में रहते हैं, उन्हें हम एक्सपेट्स कहते हैं। तो मुंबई अभी भी इंडिया की सबसे महंगी सिटी है इन प्रवासियों के लिए, ऐसा सर्वे में बताया है। अकॉर्डिंग टू द मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023, मुंबई हैज़ रैंक द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर एक्सपेट। मुंबई के बाद न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली के बाद बेंगलुरु है। अगर हम देखें मुंबई की रैंकिंग 147 है, दिल्ली की रैंकिंग 169 है, चेन्नई 184 है, बेंगलुरु 189 है और पुणे 213 है। ये रैंकिंग आपको याद नहीं करनी है। हांगकांग एंड सिंगापुर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयज दिस ईयर। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यूनियन कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल्ड एंड लिग्नाइट स्कीम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो हमारी सेंटर सेक्टर स्कीम चल रही थी ना, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, इसको कंटिन्यू करने की बात कही है और इसके लिए एडिशनल बजट भी रखा है 2980 करोड़ रुपीज़ का। आइए हम पूरी कहानी को यहाँ पे समझ लेते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, जिसके लिए एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया है 2980 करोड़ रुपीज़। और ये प्रोजेक्ट जो है, जो स्कीम 2021-22 से लेके 2025-26 तक चलने वाली है विद द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। अभी पूरा जो बजट है जो उन्होंने एक्सपेंडिचर दिया है वो 2 आउटलेट में डिवाइड होगा, 2 स्टेज में डिवाइड होगा। एक है प्रमोशनल या रीजनल एक्सप्लोरेशन, जिसके लिए 1650 करोड़ रुपीज़ रखे जाएंगे, और डिटेल एक्सप्लोरेशन के लिए इन द नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक, इसके लिए 1330 करोड़ रुपीस अलॉट किए जाएंगे। अब पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ पर है और पोलावरम प्रोजेक्ट किस नदी पर है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक के लिए। कौन कौन से? पोलावरम प्रोजेक्ट किस नदी पर है और पोलावरम प्रोजेक्ट किस स्टेट पे है। तो सेंट्रल एग्री टू सैंक्शन 12,911 करोड़ फॉर पोलावरम प्रोजेक्ट। रिसेंटली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमको इन्फॉर्म किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पे जो पहला फेज है पोलावरम प्रोजेक्ट का, उसको कंप्लीट करने के लिए 12,911 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी रिवर पर। किस नदी पर है ये? गोदावरी रिवर पर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एक और रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है, इंडिया टेक्स सेकेंड स्पॉट इन द ग्लोबल क्रूड स्टील प्रोडक्शन। तो क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकेंड नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। किसके लिए? क्रूड स्टील प्रोडक्शन के लिए। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन श्री ज्योति आदित्य सिंधिया के द्वारा हमें इन्फॉर्म किया गया कि भारत चौथा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील था, लेकिन अब ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील बन गया है। भारत का जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो 42% इंक्रीज हुआ है और भारत ने 88.98 मिलियन टन से 126.26 मीट्रिक टन जो है वो क्रूड स्टील को प्रोड्यूस किया है, इतने मेट्रिक टन। चाइना यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड स्टील का ग्लोबली और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
5 अगर स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हम देखेंगे तो फर्स्ट पे चाइना है, भारत का प्रोडक्शन आप देखेंगे 11.4 मेट्रिक टन है, जापान थर्ड नंबर पे, यूएसए फोर्थ और रशिया फिफ्थ नंबर पे है। नेक्स्ट है मेट्रो कनेक्टिविटी फ्रॉम हुड्डा सिटी सेंटर टू द साइबर सिटी। तो गुरुग्राम हरियाणा में यहाँ पे जो मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है और कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। तो कैबिनेट अप्रूव मेट्रो कनेक्टिविटी फ्रॉम द हुड्डा सिटी सेंटर टू द साइबर सिटी गुड़गांव विथ कनेक्शन विथ द्वारका एक्सप्रेस। ये लगभग 28 किलोमीटर का ट्रैक है कवर, मतलब ये जो मेट्रो है वो लगभग 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और 27 स्टेशन इसके रूट में पड़ते हैं। इसका यहाँ पे कंप्लीटेशन का जो बताया जा रहा है कि 4 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए 5452 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है यूनियन कैबिनेट ने। क्या है पूरी न्यूज़? सेंट्रल अप्रूव न्यू मेट्रो लाइन बिटवीन हुड्डा सिटी सेंटर एंड द साइबर सिटी इन द गुरुग्राम हरियाणा, जो कि कनेक्ट करता है द्वारिका एक्सप्रेस से। इसके लिए 5452 करोड़ रुपए का लागत लगाया जाएगा। 28 किलोमीटर का ये मेट्रो लाइन होगा, 27 स्टेशन को कवर करेगा और जो सेकेंड फेज होगा उसमें ये मेट्रो लाइन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम क्या है? ट्रैकिंग SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 द एनर्जी प्रोग्रेस। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस, इस रिपोर्ट को रिसेंटली पब्लिश किया गया है और इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है? IEA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिक डिवीजन, वर्ल्ड बैंक एंड WHO, इन सब ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार कर दिया। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी भी 2.3 बिलियन लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो स्टिल पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज़ करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पस, मतलब लकड़ी या कोयले का उपयोग करते हैं। उनके पास नेचुरल गैस या LPG सिलेंडर अभी भी नहीं है खाना पकाने के लिए। और 675 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसके अलावा बताया गया है रिपोर्ट में कि 1.9 बिलियन जो लोग होंगे उनको स्टिल क्लीन कुकिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी 2030 तक, मतलब 2030 तक भी 1.9 बिलियन लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके पास क्लीन फ्यूल नहीं होगा फॉर द कुकिंग पर्पस। इसके अलावा बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इंक्रीज हुई है 84% 2010 से 2021 के बीच में, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जो इंक्रीज है वो 84% है 2010 में और 91% है 2021 में। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम। रिसेंटली DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, कोस्ट ऑफ उड़ीसा में इसको टेस्टिंग की गई। अग्नि प्राइम जो मिसाइल है वो 2 स्टेज की कैनिस्टर मिसाइल है और इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर तैयार किया गया है और ये 6 वेरिएंट है, लेटेस्ट वर्जन है जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की है और ये 1.5 टन कैपेसिटी के वारहेड को कैरी कर सकती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी अबाउट अग्नि प्राइम। आज की हम लास्ट न्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं ये मैप के ज़रिए, ठीक है। इस मैप में आपको 2 कंट्री दिख रही होंगी, एक है यूक्रेन और दूसरी है रशिया। और ये जो एरिया है ये क्रीमिया का एरिया है जिसको 2014 में, मतलब 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था। यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया, लेकिन रशिया ने इसको ले लिया था 2014 में। ये जो क्रीमिया है ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब के बीच में आपको देखने को मिलेगा और ये जो सी ऑफ अजोब की पूरी टेरिटरी है इट इज़ एनेक्स बाय रशिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक नदी यहाँ से बहती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नीप्रो रिवर। क्या नाम है? डी यहाँ पे साइलेंट है। नीप्रो रिवर यहाँ पर बहती है। तो नीप्रो रिवर का नीचे का हिस्सा जो है वो रशिया यूज़ कर रहा है, ऊपर का हिस्सा जो है वो यूक्रेन यूज़ कर रहा है। इस नीप्रो रिवर पे बना हुआ है एक डैम, बना हुआ नहीं है, अब तो इन लोगों ने सब तबाह कर दिया। बना है एक छोटा सा डैम बना हुआ था जिसका नाम है नोबा खाखोबका डैम, ठीक है। इस डैम पे अब किसने अटैक किया वो तो नहीं पता, एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि रशिया ने तोड़ा, रशिया कह रहा है कि यूक्रेन ने अपना खुद का डैम यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। जो भी है ये डैम टूट चुका है जिसके कारण पूरे एरिया में फ्लड आ चुकी है, काफ़ी सारे लोगों को डिस्प्लेस किया है, 300 से ज़्यादा एनिमल मर चुके हैं,
ठीक है। और जिनेवा जो कन्वेंशन है उसका भी ब्रीच यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन में कहा गया था कि वॉर के समय में कोई भी कंट्री वॉर के समय में किसी भी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या डैम वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, लेकिन अब जिसकी भी गलती है उसके कारण ये डैम डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको न्यूज़ समझ में आई होगी। इसी के बारे में, इस डैम के बारे में आपको ये पूरी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है एक एग्रीमेंट ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अगली न्यूज़ है, इजराइल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। अगर इजराइल में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बना के इजराइल गवर्नमेंट देगी, तो बहुत अच्छी बात है। अपनी कंट्री में भी ऐसा होना चाहिए, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। चलिए अगली जो न्यूज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने पहले कहा था कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.6% रहेगी, लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं 6.3% रहेगी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.4% और 26 में 6.5% रहने का अनुमान है, एस्टिमेशन है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। ओके, तो आज हमने क्या सीख लिया? आज हमने सीख लिया कि केरला ने टॉप किया है 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। नेक्स्ट है कर्नल सुचिता जो है वो पहली वीमेन बन गई हैं कमांड कम्युनिकेशन जोन में। दूरदर्शन न्यूज़ एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। फिर हमने दामोदर कश्यप जी के बारे में बात की थी। इसके अलावा AICTC ने UGC के साथ मिलकर लॉन्च किया है 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 89,000 करोड़ रुपीस का रिवाइवल पैकेज दिया गया है BSNL को। RBI ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है 6.5%। मुंबई मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है फॉर एक्सपेट इन इंडिया। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12,900 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए, जो कि गोदावरी रिवर पर है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नई मेट्रो लाइन है गुरुग्राम हरियाणा की, उसको एक्सपांशन को अप्रूव कर दिया है हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक। नेक्स्ट है 2.3 बिलियन लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर क्लीन फ्यूल नहीं है कुकिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का रिसेंटली DRDO ने टेस्टिंग किया है, और हमने देखा है कि सोवियत एरा का एक डैम था जिसका नाम था, जो कि निप्रो रिवर पे था सदर्न यूक्रेन में, जिसका नाम था खाखोवका डैम, वो टूट गया है जिसके कारण फ्लड आ गई है। ओके, तो ये बातें आज हमने यहाँ पे देखी हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ MCQ के बारे में। पहला है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमृत धरोहर और मिस्टी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? मिस्टी का मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट इन द स्टेट? तो आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एल्डर लाइन 14567 सर्विस किसने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये स्कीम है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड की शुरुआत किसने की है? तो RBI का है ये डैशबोर्ड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेंगलर का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है या बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर बन गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल, स्मृति मंधाना बन गई है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली जो फ्लेंडर कप हुआ है बेल्जियम में, उसमें 100 मीटर और 200 मीटर मेंस रेस में किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है? 4 नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में कर लेते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।